हेलो स्टूडेंट, गुरु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मैं आनंद तिवारी फिर एक बार नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने हाजिर हूं। आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है ना, वो क्लास 10th के लिए क्लास 10th के वीडियो का ये समझो हम लोग स्टार्ट किए थे क्लास 10th का चैप्टर लाइट, ये उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब कि उसी का ये नेक्स्ट वीडियो होगा। आपने पिछला वीडियो शायद देखा होगा, कुछ बच्चों ने जो कमेंट किया था कि सर इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, सब समझाने के लिए, तो मैंने लास्ट वीडियो वही डाला हुआ, आप लोग देख सकते हो चैनल पे। पिछला वीडियो वही था। उसके पहले हमने बताया था इस चैप्टर के ब्लूप्रिंट के बारे में कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। आज हम मेन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उसके पहले हम एक और बात बता दें कि देखिए, ये जो चैप्टर हर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और हर क्लास के लिए, चाहे बच्चा 9th का हो, 10th का, 11th का, 12th का, सभी इसको देख सकते हैं, क्योंकि लाइट चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है बेटा, पढ़ने में मजा आता है। एक बार वीडियो पूरा देखना जरूर। जो भी मेरा वीडियो ओपन किया, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा, आप लोग एक बार पूरा देखना जरूर। अगर नहीं समझ में आएगा तो बताना क्या नहीं समझ में आए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर, और चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टकरा करके वापस आना, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्ट होना। तो वही हमको इस चैप्टर में पूरा पढ़ना है। देखो, नाम जितना छोटा है ना, जब इसके डेप्थ में जाएंगे ना, तुमको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन क्लास 10th के लेवल में सिर्फ इतना है जो तुम्हारे भेजे में घुसेगा, हमें उतना ही पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है बेटा, वो यही है कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? तो मैंने जैसा अभी बता दिया कि रिफ्लेक्शन का मतलब टकरा करके वापस आना, टकरा करके वापस आना। तो इसको एक लाइन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं लिखवाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, आप लोग भी लिख लो। बाउंसिंग बैक, बाउंस करना मतलब टकरा करके वापस आना। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लेकिन कहाँ से होगा ये बाउंस बैक? ये हमेशा होगा एक पॉलिश्ड सरफेस से, जो सरफेस की पॉलिशिंग होगी या सिल्वरिंग होगी। मतलब जो सरफेस चमकदार होगा वहीं से लाइट बाउंस बैक होता है। ये नहीं कि हर सरफेस हो जाए, जो सरफेस तुम्हारा चमकदार होगा वहीं से लाइट टकरा करके वापस आती है, उसको हम बोलते हैं पॉलिश्ड सरफेस। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉलिश्ड सरफेस, फ्रॉम अ पॉलिश्ड सरफेस, फ्रॉम अ पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप लोग शायद बुक में पढ़ोगे तो इसमें एक वर्ड और जुड़ा होगा, स्मूथ पॉलिश सरफेस, शायद लिखा हो स्मूथ पॉलिश सरफेस। तो देखो बेटा, ऐसा नहीं कि अगर सरफेस रफ होगा तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तब भी होगा, लेकिन वो दूसरे टाइप का रिफ्लेक्शन होगा। अभी हम लोग कैटेगराइज करेंगे उसको, लेकिन फिलहाल आप इतना लिख लो कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम ए पॉलिश सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इतना काफ़ी है। एक डायग्राम के थ्रू देखो, देखो मान लो ये कोई सरफेस है, हमने इसकी पॉलिशिंग कर दी, ऐसे पॉलिशिंग का सिंबल होता है, ये हमने इसकी पॉलिशिंग कर दी, ये पॉलिशिंग कर दी। अब देखिए, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आती है, सपोज ये कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आई, ये टकरा करके ऐसे वापस निकल जाती है, ये टकरा करके लाइट ऐसे वापस निकलती है, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो यहाँ पे जिस पॉइंट पे लाइट टकराई है वहाँ से एक हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन का नाम होता है नॉर्मल, इसको हम कहते हैं नॉर्मल, जो कि परपेंडिकुलर होता है, जो कि परपेंडिकुलर। ये टकरा के वापस इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये सारे नाम आप लोग बिल्कुल याद कर लो, नेमिंग, क्योंकि अब आगे हम इन सबको बार बार यूज करेंगे। ये रे इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे बोलते हैं। देखो यहाँ एक एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं एंगल आई, इसको बोलते हैं एंगल आर। याद रखना, इस चैप्टर में जो भी एंगल नापोगे हमेशा नॉर्मल से नापोगे, कभी भी हॉरिजॉन्टल से नाप, हमेशा नॉर्मल से। हॉरिजॉन्टल से तो नॉर्मल तुम मैथ में नापते ही आते हो, यहाँ पे जो एंगल के मेजरमेंट होगा वो हमेशा नॉर्मल लाइन से होता है। तो देखो, आई फॉर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई फॉर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब कि किस एंगल पे लाइट पड़ी है, किस एंगल पे लाइट पड़ी है। और आर का मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर का मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत सिंपल सिंपल टर्म है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये तुम्हारा क्या है? ये है पॉलिश्ड सरफेस है, ये क्या है? पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है। तो देखो आपने क्या जाना, इंसिडेंट रे जाना, नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर जाना, रिफ्लेक्टेड रे जाना,
इंसिडेंस एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल और ये पॉलीसरफेस। इस पॉइंट को देखो, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो बेटा देखो ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, ये सातों पॉइंट इस डायग्राम में दिख रहे हैं। ये आप लोग डायग्राम बना के इसको नोट कर लो, ये डायग्राम बना के आप लोग नोट कर लो ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या पॉइंट है। ये सारे पॉइंट को नोट कर लो, डायग्राम बनाओ, बस ये सारा लिख लो। अब इसके बाद देखो, इसके बारे में ध्यान दो, कुछ और बात इसके बारे में बताते हैं। नोट करें बेटा आप लोगों ने ना, देखो देखो कैसे होता है, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। अब इसके आगे मैं कुछ और बातें बता रहा हूँ। इसमें देखो, इसमें एक और पॉइंट है। देखो अभी चैप्टर हमको रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्रैक्शन पढ़ना है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है बेटा, मीडियम चेंज हो जाता है, इसमें मीडियम चेंज होता है, लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या होता है, मीडियम चेंज नहीं होता है। देखो जहाँ से रे आई थी वहीं वापस गई ना, मतलब मीडियम तो वही था ना, जैसे ऊपर से ऊपर ही चली गई, ऊपर से ऊपर चली गई, नीचे तो गई, मतलब मीडियम तो चेंज नहीं हुआ ना। तो यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे नो चेंज इन मीडियम, मतलब लाइट का मीडियम चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन मीडियम, यानी कि रिफ्लेक्शन में मीडियम का चेंज नहीं होता है, रिफ्लेक्शन में मीडियम का चेंज नहीं होता है, उसी मीडियम में रे रह जाती है। तो 2 पॉइंट देखो हो गए इसमें, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम ए पॉलिश सरफेस और दूसरा हो गया नो चेंज इन मीडियम। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि जो पॉलिशिंग की जाती है, ये पॉलिशिंग कई बार पूछा किससे पॉलिश करते हैं, पॉलिशिंग सब्सटेंस की बात करते हैं। अगर हम बात करें पॉलिशिंग सब्सटेंस की, पॉलिशिंग सब्सटेंस की अगर हम बात करते हैं, या पॉलिशिंग मटेरियल भी लिख के आ सकता है, सारा वही है। अब देखो कहीं कहीं पॉलिशिंग का वर्ड सिल्वरिंग भी लिखा रहता है, कहीं कहीं पॉलिशिंग को सिल्वरिंग भी लिखा रहता है, क्योंकि सिल्वर सबसे अच्छा रिफ्लेक्टिंग मटेरियल होता है। अब देखो इसमें क्या क्या आता है, देखो सबसे 1 नंबर पे आता है सिल्वर, सिल्वर की पॉलिशिंग जाती है क्योंकि सबसे रिफ्लेक्टिव होता है ये, मोस्ट रिफ्लेक्टिंग होता है ये, मोस्ट रिफ्लेक्टिंग, मोस्ट रिफ्लेक्टिंग। सिल्वर महंगा भी होता है, सिल्वर महंगा भी होता है, लेकिन अगर मार्केट जाओगे तो शीशे 10 रुपये में मिल जाएंगे। अरे मिरर का देखो, बेसिकली क्या बता रहा मैं, ये जो पॉलिशिंग की जाती है, पॉलिश करने के बाद जो चीज़ बनती है उसको हम लोग मिरर कहते हैं, जो घरों पर तुम लोग यूज़ करते हो मिरर। तो एक मिरर की पॉलिश हम सिल्वर से कर देंगे तो उसका कॉस्ट तो ज़्यादा है, लेकिन मिलता सस्ता है। ऐसा क्यों, क्योंकि लैब में और भी ऐसी चीज़ें बना दी गई हैं जिससे पॉलिशिंग करके हम रिफ्लेक्शन करा सकते हैं। देखो हम सिल्वरिंग के लिए टिन का भी यूज़ करते हैं, सिल्वरिंग के लिए टिन का भी यूज़ करते हैं, हम क्रोमियम का भी यूज़ करते हैं, क्रोमियम का भी यूज़ करते हैं। अब टिन का कैसे करते हैं, टिन का अगर तुम लोग केमिकल याद हो कि क्या इसका सिंबल होता है, शायद जहाँ तक मुझे याद है एसन होता है, इसका सिंबल टिन का एसन होता है। और एसन में जब मिलाते हैं हम SnCl2 यानी कि क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा के, तो ये भी एक रिफ्लेक्टिंग मटेरियल होता है और उससे सस्ता होता है, तो कहीं कहीं इसका यूज़ करते हैं। क्रोमियम का भी कंपाउंड यूज़ करते हैं। और जो सबसे कॉमन है PbO, लेड का ऑक्साइड होता है, लेड का ऑक्साइड, लेड का ऑक्साइड यूज़ करते हैं, ग्रे कलर का होता है, ठीक है ना। और HgS, Hg होता है तुमको पता होगा, लिक्विड मेटल मरकरी को बोलते हैं, तो ये मर्क्यूरिक सल्फाइड है, इट इज़ मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो कहीं कहीं इसका यूज होता है। सबसे सस्ता ये आता है लेड ऑक्साइड, इसी का यूज़ करते हैं, अक्सर ग्रे कलर का होगा देखा होगा, या रेड में भी आता है, रेड लेड भी होता है, उसका भी होता है, जिससे सिंदूर अगर बनता है, बट आप लोग जानते होंगे उस सब को भी यूज़ करते हैं। सिंदूर में अगर ऑयल मिला दोगे तो यही सब सब्सटेंस बनते हैं। तो ये सब जो तुम्हारे चीप मिरर में यूज़ होते हैं, और जो अच्छे क्वालिटी के मिरर होते हैं जिसका यूज़ हम लोग कुछ बड़े बड़े डिवाइस बनाने में करते हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप बनाने में करते हैं, वहाँ जो मिरर लगते हैं उसमें हम लोग सिल्वर यूज़ करते हैं ताकि हमारी क्वालिटी एकदम बेस्ट रहे। तो सिल्वर इज़ द बेस्ट मटेरियल यूज फॉर द पॉलिशिंग ऑफ द मिरर। और चीप में आप PbO और GS भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके 4-5 नाम है जो कि सिल्वरिंग या पॉलिशिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट इसको जल्दी से कॉपी पेस्ट कर लो अपनी कॉपी में, फिर हम अगला टॉपिक बताते हैं। जल्दी से कॉपी पेस्ट करो। नोट कर लिया बच्चों। अब देखो इसके आगे, अब ये तो हो गया बेसिक डेफिनेशन होगी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। अब इसके आगे का टॉपिक जो क्या है, एकदम अच्छे से नोट्स बनाना, नोट्स देखना बहुत अच्छे क्वालिटी का है,
और वीडियो मेरा देख रहे होगे तो देखो कुछ बच्चों ने पीडीएफ नोट्स की डिमांड की थी, तो पीडीएफ आप लोगों को बहुत जल्द मिलेगा। जो जो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे सिर्फ उसी का पीडीएफ मिलेगा। आप ये मत सोचो कि जो नहीं पढ़ाएगा उसका पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत बच्चे ऐसे चैप्टर का पीडीएफ मांग रहे हो अभी पढ़ा नहीं गया। अब सोचो अगर उनको पीडीएफ दे दूंगा, मैं नोट दे दूंगा, तो हमारे चैनल क्यों देखेंगे? इतना तो हम लोग चालाक लगते नहीं शकल से, क्यों, है ना? तो बेसिकली याद रखना कि आप लोग को नोट सिर्फ वही मिलेगा जो पढ़ाया जा रहा है। जिसको भी नोट चाहिए पर्सनली टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेगा, मुझे पर्सनली हैंड रिटन या टाइप नोट में दे दूंगा विद इन 1-2 डेज। तो जो चाहिए, देखो अगर मेरा वीडियो पूरा देख रहे होगे तो देखो मैं इस बीच में मैं बोल रहा हूँ, तो जो पूरा देखेगा वो समझ जाएगा सर ने बोला हुआ है। तो जिसको पीडीएफ नोट चाहिए वो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकता है या पर्सनली टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे मुझसे मांग सकता है। तो मैं हैंड रिटन या फिर टाइप नोट उसको उस चैप्टर का, उस टॉपिक का जो पढ़ाया जा चुका दे दूंगा। जिनको लगता है कि इससे लिखना सही नहीं, सर का लिखा ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं लिख के दे सकता हूँ। वैसे लिखूंगा मैं यही चीज़, हो सकता है थोड़ा बहुत 1-2 लाइन ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन मिलेगी यही चीज़। अगर आप लोग वीडियो से नोट कर दो इट्स टू गुड, बट अगर चाहते हो पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा वो भी, लेकिन कमेंट आपको करना पड़ेगा। ऐसे हम लोग अंतर्यामी नहीं है कि जान जाएंगे कि हाँ उसको चाहिए और उसको चाहिए, लिखना पड़ेगा आपको। लिखिए, आपको मैं 2 दिन में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। बेटा जो अगला टॉपिक है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बोर्ड में सबसे अधिक बार पूछा गया है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बोर्ड में सबसे अधिक बार पूछा गया टॉपिक है, पेपर उठा के देख सकते हो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो, देख लेना, चैलेंज के साथ बोलो। सबसे अधिक बार पूछा गया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही पूछा गया, और भी टॉपिक है, लेकिन इन कंपेरिजन टू ऑल अदर टॉपिक ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जिसके बाद पढ़ाएंगे वो भी पूछा हुआ है। ये कम से कम 10-12 बार पूछा हुआ है पिछले 20 सालों में। बाकी कोई टॉपिक इतना नहीं पूछा हुआ, घुमा फिरा के लैंग्वेज चेंज करके पूछा है, लेकिन पूछा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसके 2 लॉ होते हैं। पहला लॉ आपका ये होता है कि देखिए क्या होता है, इंसिडेंट रे, देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, जो अभी हमने चर्चा की थी, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई इन सेम प्लेन। थोड़ा आप लोग को समझ में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ क्या होता है। देखो एक प्लेन में लाई करने का मतलब तो जैसे कि देखिए आप ध्यान दिए, जैसे बोर्ड है ना, बोर्ड, ये बोर्ड एक प्लेन है, ये बोर्ड का एक प्लेन है। अगर कोई रे ऑफ लाइट से आई और टकरा के से वापस आई, तो देखो आप थोड़ा विजुलाइज करो, देखो विजुलाइज करो, देखो ध्यान दो, ये इंसिडेंट आई ऐसे ऐसे, ये हो गए रिफ्लेक्टेड। विजुलाइज करना, मैं देखो बता रहा हूँ आप लोग को, 1 मिनट देखिए। सपोज ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, और यहाँ बीच में से नॉर्मल आया कि नहीं, तो देखिए तीनों बाहर की ओर है, इंसिडेंट भी बाहर की ओर है, रिफ्लेक्टेड भी बाहर की ओर है और नॉर्मल भी बाहर की ओर। मतलब तीनों ऐसे हैं कि नहीं, तीनों बाहर की ओर ही हैं, मतलब तीनों एक ही प्लेन में है। वही में लिखा मैंने, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये आपका पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसको याद कर लीजिए और नोट भी कर लीजिए। दूसरा जो आपका लॉ होता है वो बहुत ही सिंपल है, सब बच्चों को यही याद रहता है। वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आई इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, आर के बराबर, यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। डायग्राम आपने बनाया होगा, फिर से बना सकते हो। ऐसे कुछ मैंने बनाया था, रे ऐसे आई और ऐसे निकल गई थी, ये था नॉर्मल, ये एंगल आई था और ये एंगल आर था। तो आई इक्वल टू क्या होता है, आर होता है। इसी को बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। इस पे बहुत सारे घुमा फिरा के रे डायग्राम बनाने को आते हैं। अगली क्लास में हम उसे प्रैक्टिस करा दूंगा, लेकिन फिलहाल आप लोग को नोट कर लो। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डबल स्टार ट्रिपल स्टार बना लेना, कई बार पूछा हुआ है। दोनों पॉइंट नोट कर लो कॉपी पे जल्दी से, फिर हम अगला टॉपिक बताते हैं। देखो इसके बाद बेटा जो अगला टॉपिक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन खत्म होने के बाद जो अगला टॉपिक है वो है टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, वो है टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है, जिसकी चर्चा हमने शुरू में की थी
कि कुछ बुकों में लिखा होता है स्मूथ पॉलिश सरफेस। अब मैं बताता हूँ कि रिफ्लेक्शन आपका रफ सरफेस से भी होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग हो जाता है। देखिए अब आता है टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। हेडिंग आप लोग डाल सकते हो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। नोट बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत छोटा बन रहा है, बनाते रहना। बुक पढ़ोगे तो पता चला कि पढ़ते रह जाओगे। टाइम कम है, बहुत जल्दी खत्म करना है, तो मेरे नोट्स को फॉलो किया करो। देखो दो टाइप का होता है। पहला होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और आपका जो दूसरा होता है वो होता है इर्रेगुलर। नाम से ही लग रहा होगा क्या हो रहा है, इर्रेगुलर। ये ऐसी को किसी बुक में डिफ्यूज लिखा होता है, डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब देखिए जब बात करते हैं रेगुलर की, तो जो रेगुलर होता है इसमें देखिए दो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। पहला क्या होता है कि ये स्मूथ सरफेस से होता है, इसमें होता है स्मूथ सरफेस होता है। और दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें फॉलो होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। और इसमें बेसिकली क्या होता है, स्मूथ नहीं होता है, इसमें क्या होता है रफ पे होता है। इसमें आपका रफ सरफेस पे होता है, रफ सरफेस पे। और इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डज नॉट फॉलो, डज नॉट फॉलो। इसमें फॉलो नहीं होता, मतलब कि आई इक्वल टू आर और इसमें फॉलो नहीं होता है। मतलब इसमें बेसिकली आपका आई इक्वल टू आर होता है, इसमें आई नॉट इक्वल टू आर होता है। ठीक है ना, ये होता है। देखो डायग्राम से बताते हैं। देखो देखो पहले देखो, ये देखो स्मूथ सरफेस, लाइट ऐसे आई, ऐसे निकल गई। ठीक है, एक और लाइट अगर हम ले आते हैं, मान लो ऐसे, ऐसे लाते हैं, ये भी ऐसे निकल जाएगी। मान लो एक और लाइट लाते हैं ऐसे, देखो ऐसे ऐसे, मान लो एक और लाइट लाए, ये भी ऐसे निकल जाएगी। तो देखो देखो तीनों ऐसे पैरेलल पैरेलल निकल गए। कोई भी इसमें देखो प्रॉब्लम नहीं आई है कि आपस में कोई एंगल चेंज, ऐसा कुछ नहीं। हर जगह आई इक्वल टू आर फॉलो हुआ है, हर जगह आई इक्वल टू आर फॉलो हुआ है। लेकिन देखो जब हम ये कौन सा था, ये रेगुलर वाला है, ये है आपका रेगुलर वाला। अब देखो इरेगुलर में क्या होता है, उसका सरफेस आपका कैसा होगा, इस टाइप से होगा, कुछ ऐसा रफ सरफेस होगा। पॉलिशिंग तो इसमें होगी लेकिन सरफेस कैसा होगा, रफ होगा। पॉलिशिंग इसमें होगी लेकिन सरफेस कैसा होगा, रफ होगा। अब देखिए इसमें जब रेस पड़ती, देखो मान लो एक रेस ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे आई, ये आपकी ऐसे निकल सकती है, ऐसे चली जाएगी। एक रे मान लो और एक और पैरेलल रे मान लो आई, ये पैरेलल ही आ रही है, ये ऐसे जा सकती है। एक और रे ले लीजिए, ऐसे लाइए, हो सकता है ये सीधे चली जाए। ये तो यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखो, आई इक्वल टू आर का कॉन्सेप्ट कुछ फॉलो ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे आई इक्वल टू आर का कोई कॉन्सेप्ट फॉलो ही नहीं हो रहा। देखो एंगल अलग बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इरेगुलर या फिर डिफ्यूज्ड। इरेगुलर या फिर डिफ्यूज, इसको क्या बोलते हैं, रेगुलर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पॉलिश सरफेस होता है, स्मूथ होता है, और आई इक्वल टू आर होता है। इसमें क्या होता है, पॉलिश सरफेस होता है, रफ होता है, बट आई नॉट इक्वल टू आर होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो रेगुलर में और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में फ़र्क होता है। तो याद रखिए कुछ कुछ बुकों में लिखा होता है कि सिर्फ स्मूथ पे रिफ्लेक्शन, लेकिन ऐसा नहीं है, होता आपका डिफ्यूज में भी है। इसको हम चूंकि केस स्टडी बना के नहीं कर सकते, थोड़ा टफ होता है, इसलिए बुक्स में इसका नाम तक नहीं दिया होता है। कारण क्या उसके पीछे ना, कि अगर दे देगा तो फिर बच्चे उसमें पूछना चाहेंगे और बुक में उतना क्वांटिटी अभी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग जब हायर क्लास में जाओगे, इवन क्लास 12th में भी ये डिटेल में नहीं है, इवन क्लास 12th में भी डिटेल में नहीं है। ये आपको डिटेल मिलेगा ग्रेजुएशन में, वो भी जब आप बीएससी करोगे, पार्ट 2 में बीएससी करोगे, तब आपको वहाँ पे ऑप्टिक्स जब अलग से पढ़ाई जाएगी ना, तो वहाँ पे इसकी चर्चा की जाएगी। और तब वहाँ बताया जाएगा कि क्लास 10th में, क्लास 12th में आपको नहीं बताया गया था, यहाँ आपको वहीं जानना है। तो ये वो चीज़ होती है। यहाँ आपको बस टाइप जानना है, इसके बारे में आपको पीएचडी नहीं करनी है, इसके बारे में क्वेश्चन भी नहीं पूछता है। बस टाइप था, मैंने आपको बता दिया कि आप जानते रहोगे तो आपको दिमाग में रहेगा कि सर ने बताया था सिर्फ स्मूथ नहीं, रफ पे भी होता है। तो जल्दी इसको कॉपी कर लीजिए ताकि आपका ये टॉपिक भी खत्म हो जाए। हाँ तो बच्चे इतना आप लोगों ने नोट ही कर लिया होगा फाइनली। तो आज मैंने क्या बताया आपको, रिफ्लेक्शन की बेसिक डेफिनेशन बताई, कौन कौन से सरफेस से होता है रिफ्लेक्शन, मतलब पॉलिशिंग सब्सटेंस का, तो मैंने वो बताया। फिर मैंने आपको टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन बताया, आपको मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताया। तो मैंने आपको 3-4 टॉपिक इस वीडियो में बता दिए हैं।
तो आपका आज के लिए इस वीडियो में इतना बहुत काफ़ी मैंने कंटेंट दे दिया है, क्योंकि देखो वीडियो बड़ी होगी तो आप लोग उतना ध्यान से देखोगे नहीं, छोटी वीडियो आप लोग देखोगे समझ भी जाओगे, आप लोग 15-20 मिनट में देख लोगे और नोट भी कर लोगे। अभी मैं चाहूँ तो वीडियो 1 घंटे की बना सकता हूँ, लेकिन फिर वही होगा कि आप लोग देखोगे नहीं, आपके पास तमाम रीज़न की डेटा खत्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है, पता नहीं क्या क्या है। लेकिन 10 से 15 मिनट की वीडियो बहुत हो तो 20 मिनट की वीडियो में आप लोग इतना तमाशा नहीं करोगे। आप सिंपल 360p पे देखा करो, ये नहीं कि 720 या 180 पे जाओ, 360p पे देखा करो ताकि पिक्चर सारी आपको क्लियर दिखे, आवाज़ क्लियर सुनाई दे, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट रहे और 15-20 मिनट आपका डेटा बहुत नहीं खर्च हो जाएगा। इसलिए पर डे आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी वीडियो जाता है आप लोग देखा करिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। ठीक है बच्चों, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमेशा बोलते हैं वीडियो के लास्ट में, बोलना मेरा काम है, क्योंकि बोलते रहेंगे, आप लोग भले करो या ना करो, कि आपको वीडियो अगर समझ में आई हो तो लाइक कर देना और क्या अच्छा लगा उसको कमेंट कर देना, खराब लगा तो डिसलाइक करके क्यों खराब लगा वो भी लिखना, क्योंकि प्रॉब्लम है कि आप लोग डिसलाइक तो बड़े प्यार से करते हो लेकिन डिसलाइक क्यों किया वो कभी लिखते नहीं हो। तो मैं कैसे मानूं कि तुमने डिसलाइक दिल से किया है, मतलब तुमने जानबूझ डिसलाइक किया है कि हमारा वीडियो क्या हो, डिसलाइक होता रहे, मोटिवेट के बजाय में डीमोटिवेट हो। लेकिन मैं नहीं होने वाला, अगर डिसलाइक कर दो उसका कारण भी लिख दो, लाइक कर दो कारण भी लिख दो। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलते हैं, फिलहाल इतने पे खत्म करते हैं। कोई डाउट तो कमेंट में पूछ लेना। ओके, थैंक यू बच्चों।